एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ बहुत ही धमाकेदार, यानी कि आपके सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज करा है फॉर द सेशन 2024-2025, उस सैंपल पेपर का सोल्यूशन आज की इस क्लास में, आज के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा देखने वाले हैं। देखने ही नहीं वाले हैं, चीजों को समझने भी वाले हैं। और बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है क्लास को चालू करने से पहले। याद रखिएगा कि जिस हिसाब से सीबीएसई अपना सैंपल पेपर बनाकर आपको देती है, उसी हिसाब के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और बहुत बारी मैंने ऐसा फील करा है कि डिफिकल्टी लेवल हल्का सा कम ही रहता है बोर्ड एग्जाम का। तो अगर आप सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो बोर्ड्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट, बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो शायद आपने अभी तक कवर नहीं करे होंगे स्कूल्स में और हमारे लेक्चर में, लेकिन स्टिल हम वो क्वेश्चंस देखेंगे, उनको अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम में तो वो चैप्टर्स आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में तो वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो एक बार देखना उनको जरूर बनता है। अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आ जाएगा। बट हाँ जी, ध्यान से हर चीज को देखकर समझकर आगे चलने वाले हैं। और बहुत बारी बच्चों, जिस हिसाब से जो वेटेज भी आती है ना, सीबीएसई वैसी ही वेटेज अपने बोर्ड एग्जाम में भी रखता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन, जो कि है सेक्शन ए, जहां पर हमारे 1 से 20 तक 20 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। और वैसे तो नाम का एमसीक्यू है, बहुत इजी है, लेकिन लिटरली कौन बनेगा करोड़पति वाली स्टेज आ जाती है, जहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज अगर किसी में होते हैं तो वो होते हैं एमसीक्यूज, और सबसे ज्यादा गलती अगर किसी में होती है तो वो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट भी करना है, प्लस सही आंसर कैसे ढूंढना है, हर चीज हम देखेंगे। फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। सैंपल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। ऑब्वियसली ये चैप्टर आप लोगों ने कर रखा है। देखिए, Why did nationalists in late 19th century India focus on recording and preserving folklore? हमारे जो नेशनलिस्ट थे, ये फोकलोर को प्रिजर्व क्यों करना चाहते थे, रिकॉर्ड क्यों करना चाहते थे लेट 19th सेंचुरी में? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट रिफ्लेक्टेड मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल भी नहीं। टू यूज फोकलोर एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन, बिल्कुल भी नहीं। प्रमोट यूनिफॉर्म कल्चर दैट कुड बी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इंडियन रीजन्स, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मेन पर्पस फोकलोर का लोक संस्कृति को प्रिजर्व करने का, रिकॉर्ड करने का सिर्फ इतना था कि हम लोग अपने ट्रेडिशनल कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी में वो प्राइड, वो इज्जत, वो गर्व की जो भावना है उसको फिर से लेकर आना चाहते थे। क्योंकि ये सारी जो चीजें थी बच्चों हमारी फोक कल्चर की, वो रूइन कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। हमें ऐसा लगने लगा था कि हमारा कल्चर बेकार है, उनका कल्चर अच्छा है। नहीं, ठीक है, तो यही कोशिश करी जा रही थी कि अपना जो कल्चर है भारतीयों को वही प्यारा लगे, लोग उसी पे गर्व करना चालू करें। दैट वाज द मेन एम ऑफ प्रिजर्विंग फोकलोर। और आपको याद होगा कि फोकलोर को प्रिजर्व करना, रिकॉर्ड करना बंगाल में किस व्यक्ति ने करा था और मद्रास में किस व्यक्ति ने करा था। उन दोनों लोगों के नाम फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से मेरे को लिखकर बता दीजिए। ठीक है, चलो, सही आंसर जो बच्चा देता रहेगा, देखो मैं साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी, तो अगर आप लोग सही आंसर देते जाओगे, आई विल कॉमेंट बैक, मैं कमेंट करूंगी, आपके कमेंट पे मैं कमेंट करूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पाई डायग्राम है, प्लेन्स बताया गया है कि जो लैंड एरिया है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिवाइडेड है। तो प्लेन एरिया इज 43%, माउंटेनियस रीजन इज 30% एंड प्लेट्यूज आर 27%। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द 43% लैंड अंडर द प्लेन्स। तो जो एरिया प्लेन्स है या प्लेन एरिया है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब हम यहां पर सोच रहे थे जब ये पिक्चर देखी कि भाई पूछ लिया होगा कि कितना परसेंट प्लेन के अंडर है, या है वो है, बट क्वेश्चन को कितने प्यारे तरीके से इन्होंने फ्रेम करा है। तो ये ना एक तरीके का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, जो पिक्चर बेस्ड भी है और फिर उससे कुछ इंटरप्रेट करने को भी आपसे पूछा गया है। तो इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, एंश्योर्स पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, या possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest। यार प्लेन एरिया में ना तो रिच रिजर्व्स होते हैं, वो प्लेट्यू में होता है ना, रिच रिजर्व्स मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स के वो प्लेट्यूज में होते हैं। टूरिज्म के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पर, ये ना हल्का सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली बच्चों, जो प्लेन एरिया है, प्लेन्स सबसे ज्यादा सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए।
और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, क्योंकि प्लेन एरिया में आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान होता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को इजीली कैरी ऑन कर सकते हो। तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन ए, कि फैसिलिटीज आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए जो प्लेन एरिया होता है वो प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज प्लेन्स में चल सकती हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। यहां पर 2 स्टेट्स दे रखे हैं, तो डेटा गिवन है एंड आंसर द क्वेश्चंस। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स, तो पहले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा है, स्टेट ए में 30 है पर 1000 चिल्ड्रन एंड बी में 7 है, काफी कम है। और लिटरेसी रेट की बात करें तो ए में 82% लिटरेसी रेट है और बी में 94% लिटरेसी रेट है। चलो ठीक है, ये तो हमें डेटा पता चला। अभी क्वेश्चन क्या है, एज पर द डेटा गिवन अबव व्हाई स्टेट बी हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्यों बच्चों स्टेट बी जो है वहां पे इतना कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, कैसे है? अब मैं आपको, जिसको नहीं पता है, वैसे तो आई थिंक सबको पता होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूं व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले मर रहे हैं। तो जहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है पर 1000 बर्थ्स, दैट मीन्स वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज उतनी बढ़िया नहीं है क्योंकि बच्चे मरते जा रहे हैं, है ना। लेकिन जहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, जैसे स्टेट बी में बहुत कम है, दैट एक्चुअली मीन्स कि वहां पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जो प्रोविजंस है वो बहुत बढ़िया है, तभी वहां पे बच्चे कम मर रहे हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं? इट हैज अ हाई पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम से कोई लेना देना नहीं है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट ए के कंपैरिजन में, गुड टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, या फिर हेल्थ केयर और एजुकेशन है। यार आई वांट टू गो विद ऑप्शन डी हियर, बिकॉज ऑब्वियसली बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी है तभी वहां पे बच्चे कम मर रहे हैं, है ना। और स्टेट ए में उतनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, उतनी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, तभी वहां पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो ज्यादा है। ठीक है, तो बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल, क्योंकि यहाँ देखो लिटरेसी रेट भी तो बेटर है, तो हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहां पर 2 लिस्टें हमको दे रखी हैं, 2 लिस्टें हैं बच्चों, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स बिलो इन द लिस्ट। तो यहां पर ना आप देख सकते हो यार, ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, और इन दोनों लिस्टों को मैच करना है और फिर हमें ऑप्शंस चूज करने हैं। तो पहले ना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है यहां पे मत देखा करो, क्योंकि यहां देखकर तुम हो जाओगे कंफ्यूज। सबसे पहले लिस्टों को ही देखिए जो कि आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया कहां पर पाया जाता है? अगर आपने ये चीज पढ़ी होगी, देखी होगी, तो आपको पता होगा कि रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर मिलता है। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया बच्चों पाया जाता है हमारा, वेयर डू यू थिंक? आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हरियाणा? सो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है हरियाणा में, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है वो है मैक्सिमम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो यहां पर अब देखो, अब आपको क्या करना है, जब आपने मैच कर लिया तो आप लिखोगे रिजर्व फॉरेस्ट के साथ है ऑप्शन बी, 1 के साथ बी है, 2 के साथ आपका है सी, और 3 के साथ आपका है ए। ठीक है, तो ये पहले आप बना के रख लो, रफ में लिख लो। जब रफ में आपने लिख लिया है, फिर 1B 2C 3A कहां है ऑप्शन? 1B 2C 3A, ये रहा ऑप्शन डी, 1B 2C 3A। ठीक है, हमें यहां पर आंसर मिल गया है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, पहले उसको सॉल्व करके आंसर को लिख कर रख लीजिए, उसके बाद ही उसको मार्क कीजिए। ऑलराइट, चलिए 5th क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे व्हाट इज द 5th क्वेश्चन? लेट अस लुक एट इट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज अ की टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड. Some of the practices undertaken in India in this direction is joint forest management. Identify the correct information related to the joint forest management. बच्चों JFM के बारे में, joint forest management के बारे में हमने पढ़ रखा है, तो जरा एक बार इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट JFM के साथ जा रही है। ऑलराइट, चलो देखते हैं। It involves local communities in management and restoration of degraded forest. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो JFM के अंदर हमें पता है कि लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करा गया था, जिससे कि वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट एरिया डिग्रेड हो रहा था, खराब हो रहा था, उसको रिस्टोर और मैनेज कर सके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1980, व्हिच इज नॉट ट्रू।
झारखंड पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन, नहीं बच्चों आपको वो स्टेट बताना है, कौन से स्टेट के अंदर जेएफएम का पहला रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है, यू हैव टू टेल मी दैट। और फिर है members of local village communities are entitled to intermediary benefits like non timber forest produce, बिल्कुल सही। तो जो मेंबर्स इसमें काम करते हैं, लोकल विलेज कम्युनिटीज के जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यार, दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, दैट इज वाई उनको नॉन टिम्बर बेनिफिट्स भी मिलते हैं और टिम्बर का भी थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 and 4 आर करेक्ट, विच इज आंसर सी। आंसर सी जो है 1 and 4 only those two statements are correct regarding JFM. All right, let's move on to the next question. 6th question पर आ जाते हैं। 6th question क्या है, देखो बहुत ही easy है, फटाफट से इसको solve करेंगे। People of Belgium have successfully dealt with their country's power sharing problem and is leading a happy and peaceful life. Which route to federalism have they opted for? बेल्जियम के लोगों ने कौन सा फेडरलिज्म अडॉप्ट करा है? अब आप देखो यहां पर ना बच्चों, इन्होंने 2 चैप्टर्स को मर्ज कर दिया, एक तो पावर शेयरिंग को और एक तो फेडरलिज्म को। लेकिन आपको यहां पता होना चाहिए कि जब हमने फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट 2 रूट्स, हमने 2 रूट्स की बात करी थी जिससे कि फेडरेशंस फॉर्म होती हैं, है ना। वो 2 रूट्स कौन से थे? एक रूट था हमारा कमिंग टुगेदर और एक रूट था हमारा, रूट मतलब रास्ता, ठीक है, एक रूट था हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब बचा पार्टी, यहां पर हमें यह भी पता है कि इंडिया, बेल्जियम और स्पेन, ये 3 ऐसे देश हैं जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल हैं। और यहां पर आई थिंक सभी को ये बात पता है कि Belgium is an example of a holding together federation, not a coming together federation, है कि नहीं? सभी को ये बात पता है, राइट? हमने ये बात पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी? हमने ये बात पढ़ रखी है। अभी क्या है, जो आपकी मार्किंग स्कीम है, कभी कभी क्या होता है, उस मार्किंग स्कीम के अंदर गलत आंसर भी दिए होते हैं, और आपकी मार्किंग स्कीम के अंदर बेल्जियम के बारे में लिखा है कि बेल्जियम इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, विच इज डेफिनेटली इनकरेक्ट बच्चों। कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल बेल्जियम बिल्कुल भी नहीं है। होल्डिंग टुगेदर में बेल्जियम, इंडिया और स्पेन, ये 3 एग्जाम्पल होल्डिंग टुगेदर में आते हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो यहां पर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी यहां पे आंसर होना चाहिए, ए नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर बच्चों आपको 2 लिस्टें दिख रही हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहां पर आप देख रहे हो एथनिक, मेजोरिटेरियनिज्म, सिविल वॉर एंड यूनिटरी सिस्टम, एंड उसके बाद आप लिस्ट 2 देख रहे हो। तो आई विल गिव यू 2 minutes, यू गाइज कैन आंसर द क्वेश्चन। 1 minute देती हूँ, चलो जल्दी से सभी आंसर देंगे और फिर मैं इसका आंसर बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको सबसे पहले खुद से मैच करना है, 1 2 3 4 को ABCD से मैच करो, फिर इस पे जाओ जो कोड्स दिए हैं, फिर उसको सिलेक्ट करो, जल्दी से बताओ। अब यहां पे बच्चों जो एथनिक है, ठीक है, एथनिक की अगर हम बात करें, एथनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? एथनिक वर्ड का मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर। तो 1 के साथ आएगा 1D। फिर आएगा मेजोरिटेरियनिज्म, पता नहीं मेजोरिटेरियनिज्म की स्पेलिंग क्या करके लिखी है, ये कुछ जंबल कर दिया वर्ड्स को, कोई नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है कि बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, है ना, 2 का C हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पे सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, जब एक देश के बीच में, अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में होती है वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे 3 का B हो जाएगा। और जो आपका 4th बचा, 4th यूनिटरी सिस्टम, या इधर 1 या 2 लेवल गवर्नमेंट, तो ये आपका A हो जाएगा। DCBD, क्या बोल रहे हैं हम, DCBA, सॉरी A, ये A था ना, DCBA, ये रहा बच्चों ऑप्शन डी, यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई है। चलिए 7th के बाद 8th क्वेश्चन पर आते हैं। तो यार देखो, तुम्हें पता चल रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम में ना क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है। आपका सेक्शन ए को समझने में, करने में ही बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। इसलिए मैं रेकमेंड हमेशा ये करती हूँ कि जब भी आपको रीडिंग टाइम मिलता है एग्जाम में, तो आप कुछ 6-7 क्वेश्चंस मन में ही सॉल्व करके रख लो, ताकि आप जब एग्जाम देने बैठो तो आपको 6-7 के आंसर पहले से ही पता हो,
है ना। तो रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करो, वो 15 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं, उनको यूटिलाइज करो एंड उसमें जितने ज्यादा आंसर्स निकाल सकते हो उतने ज्यादा आंसर्स निकाल के रख लो, ताकि आपको सेक्शन ए जो आपका है झट से खत्म हो जाए और फिर आपके पास टाइम हो कि आप सुंदर सुंदर सी राइटिंग में जो बाकी सेक्शंस के आंसर्स हैं उनको लिख सके, क्योंकि वो आपको लिखने हैं, यू नीड टाइम फॉर दैट। तो जितना जल्दी हो सके, अब इसमें भी अगर हम टाइम बहुत सारा गवा देंगे तो हमारा टाइम पूरा चला ही जाएगा, तो वी डू नॉट वांट दैट। नाउ मिस्टर एक्स हैज टेकन क्रेडिट टू मेक कैंडल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। तो इन्होंने क्रेडिट लिया है, लोन लिया है कैंडल्स बनाने के लिए फेस्टिव सीजन के दौरान। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिफाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट की इंपॉर्टेंस क्या डिफाइन कर रहे हैं, कौन सी चीजें? इट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन मीटिंग हिज टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग हिज इनकम। Credit helps him to meet the ongoing expenses of production. Credit helps him complete production on time, and it helps him in exercising restraint and get into the habit of taking more credit. हाँ, क्या लगता है बच्चों? यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1, 2 and 3। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, जब वो क्रेडिट ले रहे हैं उनको उस हैबिट में नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं उधार ले रही हूँ तो मैं उधार ही लेती चली जा रही हूँ, एक बारी मैंने उधार लिया तो फिर मैं उधार ही लेती चली जा रही हूँ। इट शुड नॉट बी द केस। बट जो पॉजिटिव है क्रेडिट का वो यही है कि वो अपना टारगेट मीट कर लेते हैं, कमाई भी कर लेते हैं, क्रेडिट भी चुका देते हैं, तो ही अर्न्स समथिंग। क्रेडिट की मदद से उन्हें जो है अपने प्रोडक्शन के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो उसको मीट कर पाते हैं, पूरा कर पाते हैं, एंड साथ ही में अपनी प्रोडक्शन जो है वो टाइमली कंप्लीट कर पाते हैं। तो 1, 2 and 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, और यहां पर क्या बोला जा रहा है चलिए देखते हैं। The northeastern states of India like Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh enjoy special status in the Constitution of India because। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं बच्चों, ये बहुत स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और आप लोग मुझे उस आर्टिकल का नाम बताएंगे कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू इन स्टेट्स को हमारे संविधान में एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। 370 नहीं है, ठीक है, 370 के थ्रू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को दिया गया था, 370 नहीं है, तो फिर वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है? अब क्यों दिया गया है स्पेशल स्टेटस? ये नहीं कि अरे बहुत प्यारे थे कि सदके जाऊं मैं कि इनको चलो स्पेशल स्टेटस दें। स्पेशल स्टेटस बच्चों इनको दिया गया है ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। तो यहां पर ऑप्शन सी इज वेरी वेरी करेक्ट। चलिए 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन, ओ क्वेश्चन कहाँ है? ओहो, एनिमेशन। चलो 10th क्वेश्चन में यहाँ पर बच्चों एक पिक्चर है, और ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको कराऊंगी सारे के सारे। अब देखो, वेरी वेरी सिंपल। नेपोलियन है इस पिक्चर में, इन द गिवन पिक्चर डिपिक्टेड एज अ पोस्टमैन। तो नेपोलियन वैसे पोस्टमैन नहीं थे, बट इस पिक्चर में नेपोलियन को एक पोस्टमैन की तरह दिखाया गया है, एंड एक एक लेटर उनके ना बैग में से गिर रहा है। क्या डिपिक्ट कर रहे हैं वो लेटर्स, वो चिट्ठियां जो हैं जो ये पोस्टमैन लेकर जा रहे हैं, वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? नंबर ऑफ वॉर्स ही फॉट, लेटर्स ही पोस्टेड टू द मोनार्क्स, टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम, या फिर एरियाज कॉन्कर्ड बाय हिम। तो यहां पे बच्चों 10th क्वेश्चन का आंसर है लूज कर रहे हैं। वो एक पोस्टमैन है जो पीछे पीछे उनकी चिट्ठियां जो उनके बैग में थी खोती चली जा रही हैं। तो पिक्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वो सारी टेरिटरीज जो नेपोलियन लूज कर रहे थे, ठीक है, टेरिटरीज विच वर लॉस्ट बाय हिम, तो वो सारी टेरिटरीज के नाम इन चिट्ठियों पे लिखे हुए हैं जो उनके बैग से गिरती चली जा रही हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर ये डिपिक्ट कर रही है। चलो, तो आधा सेक्शन है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। 11th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? Which of the following factors significantly contribute to the process of globalization? अब बच्चों यहाँ पर ना मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है, because this particular portion is not even in the syllabus, लेकिन इसको सैंपल पेपर में दे दिया गया है। तो नाउ आई एम नॉट इवन श्योर एनी मोर कि एग्जाम में कहीं ऐसा ना हो कि उठाकर ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएं जो है भी नहीं सिलेबस में, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीज, एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनलिज्म एंड ट्रेड, नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स, एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। तो यहां पूछा जा रहा है इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे तो थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, बट क्योंकि एमएनसीज वाला टॉपिक अभी हट रखा है, तो आई डोंट इवन नो कि व्हाई दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट सूटेबल, इट शुड नॉट बी गिवन, लेकिन फिर भी दे रखा है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम देखते हैं 11th क्वेश्चन में ऑब्वियसली एमएनसीज को जब एक्सपैंड करा जाता है तो उससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, इससे ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली उसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेगा, वो बढ़ेगा। एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये डेफिनेटली एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन और एक्सपैंड होता है।
तो एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर। यार ट्रेड बैरियर से कैसे, ट्रेड बैरियर से कोई भी चीज कैसे बढ़ सकती है, बढ़ सकती है क्या? ट्रेड बैरियर लगाने से ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ सकता है? तो यहां पे वही वाली बात है। और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन, 1 2 एंड आई थिंक आई डोंट नो दिस इज नेशनलाइजेशन ट्रेड बैरियर। या ट्रेड बैरियर से कभी भी ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज नहीं होता है, ट्रेड बैरियर से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कम हो जाता है। लेकिन जब लोग घूमते हैं जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, तो उससे डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन का एक्सपेंशन होता है। अब यहाँ पे ना बहुत सारी गलतियां आपको भी दिखेंगी, मुझे भी दिखेंगी, मुझे भी मिल जाती हैं गलतियां, तो इसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट लोगों का जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए है, तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। बट यार यहाँ पर ना दिस इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स। So it's like 1 2 and 4 and there is no option that says 1 2 and 4. That's the wrong thing. कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है जो बोल रहा है कि 1 2 और 4 करेक्ट है, नहीं है वो ऑप्शन। तो यहाँ पे 1 2, और पता है मार्किंग स्कीम के अंदर क्या लिखा है? मार्किंग स्कीम में लिखा है कि आपका 1 2 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। नेशनलाइजेशन और ट्रेड बैरियर से कभी भी ग्लोबलाइजेशन नहीं बढ़ता है। ऑब्वियस ही बात है यार कि आप बैरियर लगा रहे हो, ट्रेड होने नहीं दे रहे, बाहर से सामान अंदर नहीं आने दोगे, अंदर से बाहर नहीं जाने दोगे, तो फिर भाई काहे का ग्लोबलाइजेशन है ना? नहीं हो सकता। नेशनलाइज कर दोगे चीजों को, गवर्नमेंट के हाथ में दे दोगे, हाउ इज दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन? तो दैट इज नॉट समथिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स। यहाँ पे 1 2 4 होना चाहिए सही, और वो ऑप्शन में ही नहीं है। चलो छोड़ दो फिर इसको। ठीक है, बहुत सी गलतियां हमें दिखेंगी बच्चों, मार्किंग स्कीम में भी होती हैं, टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग सही हो। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हम सही हैं, हमने जो पढ़ा है अगर उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट? चलो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, डेफिनेटली करेक्ट है। पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक फीचर, बिल्कुल करेक्ट। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इजी टू चेंज, बिल्कुल भी नहीं। चेंजेस इन पावर शेयरिंग रिक्वायर 1/3 मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत। ओनली 1 and 2, बिल्कुल 1 and 2, ऑप्शन ए जो है ना यहाँ पे 1 and 2 करेक्ट होगा। आंसर क्या है यहाँ पे? ए हो जाएगा आंसर। ऑलराइट, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं। 13th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लीडिंग अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बच्चों सारे इवेंट्स हैं, इन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग इन्हें जोड़ना है, एक सीरीज में जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, फिर है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड, लेटर विद 11 डिमांड्स सेंट टू वाइसरॉय इरविन, या फिर सॉल्ट मार्च। 4 थिंग्स दैट लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस। देखो सॉल्ट मार्च तो सबसे एंड में हुई थी, ये हम सभी को पता है, और लेटर विद 11 डिमांड्स सेंट टू वाइसरॉय इरविन ये उससे पहले ही हुआ था सॉल्ट मार्च से, तो 3 4 तो साथ में आएंगे, है ना। और लेकिन साइमन कमीशन का बॉयकॉट पूर्ण स्वराज के बाद हुआ था, तो ये नंबर 1 पे आएगा। 2 नंबर 1 पे आएगा। 2 के बाद साइमन कमीशन का बॉयकॉट हुआ, फिर लेटर विद 11 डिमांड्स एंड फिर सॉल्ट मार्च। 2 1 3 4 आंसर है 2 1 3 4 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन। लेट अस ऑल्सो रीड दिस क्वेश्चन। इन इंडियन इकोनॉमी द 3 सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि तीनों सेक्टर्स आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। However, the share of employment in the primary sector remains high. लेकिन फिर भी प्राइमरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है, जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इस चीज की क्या है? चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेफरेंशियली ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी लार्जली एग्रेरियन, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। Inadequate service sector jobs force people to continue working in primary sector, या primary sector provides raw material for the secondary and tertiary sector। यार उन्होंने पूछा ये है कि एम्प्लॉयमेंट का शेयर प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा क्यों है। ठीक है, और उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है यहाँ पे। ठीक है, क्या पूछा है? तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कोई प्राइमरी सेक्टर को प्रेफरेंस दे रही हैं। ऑब्वियसली हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन है, ज्यादातर लोग डिपेंडेंट है, और सर्विस सेक्टर में इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हुई जिस वजह से लोगों को प्राइमरी सेक्टर में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमें एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों सबसे ज्यादा लोग, ओनली 2 and 3 आर ट्रू।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 14th का बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ही सही है कि हमारी एक तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रेरियन है, और क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हुई, तभी लोगों को मजबूरन एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही काम करना पड़ता है। ओके जी, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन। लेट्स लुक व्हाट दे आर सेइंग। Consider the statements given below. Choose the correct answer. Statement 1 है by the 1870s caricatures cartoons being published in Indian journals and newspapers commenting on social and political issues. And statement 2 है कि some caricatures praised the educated Indians' fascination with Western tastes and clothes, and while the others were looking forward to social change. तो इनमें से हमें बताना है, वही assertion reason sort of question है बच्चों 15th वाला। सिंपल सी बात है, ये जो कैरिकेचर्स आ रहे थे ये प्रेज नहीं करते थे, खिल्ली उड़ाते थे। इंडिया का जो फैसिनेशन था वेस्टर्न टेस्ट और क्लोथ के, उसकी खिल्ली उड़ाते थे, प्रेज नहीं करते थे। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, और फर्स्ट वाली जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 15th का ए जो है स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है, ये बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं 16th क्वेश्चन पर। The frequent stories of Dash remind us that no system is entirely without shortcomings, even democracies. Identify the issue being referred to from the given options. तो यहाँ पूछा जा रहा है frequent stories of poverty, black marketing, terrorism या corruption. कौन सी चीज हमें ये बताती है कि कोई भी सिस्टम बिना कमी के नहीं है, इवन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इसमें कौन सी कमी है, आपको क्या लगता है बच्चों यहाँ पर? तो ऑब्वियसली frequent stories of corruption, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा देखा जाता है विद इन डेमोक्रेसी, एंड यही चीज हमें बताती है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में भी ये कमी बहुत ज्यादा हद तक मौजूद है। नेक्स्ट पे आते हैं 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लेड टू द राइज ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल इन इंडिया। किस रीजन की वजह से बच्चों इंडिया में बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं? फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, वेरिड इकोनॉमिक कंडीशंस, लिंग्विस्टिक रीजनल डाइवर्सिटी या लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल आंसर टू गिव, दैट इज लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा भिन्नता है, विविधता है, कि यहां पर कोई एक या दो पार्टीज इस पूरी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट ही नहीं कर सकती थी। एंड दैट इज वाई बच्चों पार्टी सिस्टम कोई ऐसी चीज नहीं होती कि कोई देश उसको चूज करता है, वो वहां की जो सोसाइटल कंडीशंस है उसकी वजह से डेवलप होती है, ठीक है। एंड दैट इज वाई इंडिया के अंदर देयर इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, बिकॉज द डाइवर्सिटी कुड नॉट बी अकोमोडेटेड बाय अ फ्यू पार्टीज, एंड दैट इज वाई वी हैव सो मेनी पार्टीज टू अकोमोडेट दोज डाइवर्सिटीज, ठीक है। This is the reason. Next is the 18th question. तो we are nearing the end of section A. I hope कि आप लोग अच्छा लग रहा होगा, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा यार, क्योंकि देखो बोर्ड का एग्जाम है, ये मजाक तो है नहीं कोई। तो अगर अभी तक सीरियस नहीं थे तो सीरियस हो जाओ, और इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। The result of greater foreign investment, greater foreign trade has been dash across countries. अब यार यहाँ पर again a question which is not a part of the syllabus. इट इज नॉट, ठीक है। ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड, ये सब हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है इस बारी में, सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल पता नहीं क्यों दे रखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं समझना है हमें, देखते हैं। तो बच्चों इससे क्या होगा, देयर विल बी अ ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स। ज्यादातर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ज्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, तो उससे ऑब्वियसली इंटीग्रेट होगी प्रोडक्शन मार्केट्स अलग अलग देशों की, है ना। तो यही सब होने वाला है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 18th का डी। नेक्स्ट पे चलते हैं 19th पे। Which of the following is the true meaning of equal treatment of women as a necessary ingredient of a democratic society? Equal treatment of women का true meaning क्या है, चलो देखते हैं। Women always treated with respect and dignity. Now easier for women to legally wage struggle for their rights. Most societies across the world now women dominated, या फिर women are now treated as equals in the political arena. बच्चों इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब easy हो गया है महिलाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरी इक्वालिटी आ गई है, पूरी इक्वालिटी नहीं आई है, और ऐसा भी नहीं कि विमेन डोमिनेशन हो गया है, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। टेंशन मत लेना, लड़के डर गए होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिंपल सी बात यह है बच्चों कि अब वी हैव दोज प्रोविजंस, वो लीगल प्रोविजंस हैं जिसकी बदौलत महिलाएं, अगर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है या गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इट इज ईजियर फॉर देम टू वेज देयर स्ट्रगल्स। अपने अधिकारों के लिए वो ज्यादा आसानी से लड़ सकती है, अपने लिए स्ट्रगल वो ज्यादा आसानी से कर सकती है जो वो पहले नहीं कर सकती थी। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, नॉट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, 20th क्वेश्चन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं और फिर आंसर देना है, पढ़ लेते हैं।
कम्युनल माइंडसेट कैन लीड टू एफर्ट्स टू सिक्योर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी में सीक टू क्रिएट अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी एज अ रिस्पॉन्स टू सच डायनामिक्स, नहीं। तो यहां पर बच्चों सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट राइट, ठीक है, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। क्यों, मैं बताती हूं यार। देखो, कम्युनल माइंडसेट डेफिनेटली ये कोशिश करेगा, अगर आप कम्युनल दिमाग से सोचते हो तो डेफिनेटली आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करने की जरूरत कोशिश करोगे अपने धर्म के लिए, अपने धार्मिक समूह के लिए, ग्रुप के लिए, ठीक है। बट जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस गेन करने की कोशिश करेगी अपने ही देश में। ये नहीं कि वो बोलेंगे हमें अलग होना है, वो अलग होने की बात नहीं करेंगे, वो अपने ही देश में अपनी कम्युनिटी की डोमिनेंस को गेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली बात माइनॉरिटी की गई है कि अगर एक कम्युनल माइंडसेट की माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी तो वो अलगाववाद की बात करेंगे, वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी की बात करेंगे, बट मेजॉरिटी जो होगी वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस को ही गेन करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए वी हैव कंप्लीटेड, 20 नंबर का पेपर हमने कर लिया है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर। और सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास 21, 22, 23 एंड 24 4 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का होता है और टोटल ये 8 नंबर का सेक्शन होता है। तो मैं आपको ये भी बताती चल रही हूं ताकि आप अपना पेपर प्लान कर सको। 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 8 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है, ठीक है। तो इस सेक्शन को बहुत ही प्यार से अटेम्प्ट करना है, जरूरत से ज्यादा यहां पर आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 से 3 पॉइंट्स, ठीक है, 2 से 3 पॉइंटर्स से ज्यादा आप लिखोगे नहीं। एक इंट्रोडक्शन लिखोगे हर आंसर में, 2 से 3 पॉइंट्स लिखोगे आंसर में, बस दैट्स इट, वहीं पे खत्म कर देना है आंसर को, ज्यादा खींचना नहीं है बेफालतू में। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हाथ मिलाकर दोनों चल रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि दे बोथ आर डिपेंडेंट, एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे निर्भर है और इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर पे निर्भर है। कैसे निर्भर है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन से चुरा के लाइन लिखेंगे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नॉट एक्सक्लूसिव, दे मूव हैंड इन हैंड। आप भी लिख सकते हो दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाउ, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखोगे। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। अब जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उन इंडस्ट्रीज ने एग्रीकल्चर को बहुत बूस्ट दिया है। जैसे शुगर केन से शुगर बनाई जा रही है ना, तो शुगर बनाने की जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री ने शुगर केन प्रोडक्शन को बूस्ट दिया है कि आप शुगर केन बनाओ, हम उससे शुगर बनाएंगे। तो जो खेती कर रहा है इंसान, उसके पास ये पता है ना उसको कि मैं जो खेती कर रहा हूँ जाया नहीं जाएगी, उसकी इंडस्ट्री में जाएगा वो सामान और वहां से सामान और आगे प्रोसेस होगा। तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर को और बूस्ट दे रही है। उसी के साथ दे डिपेंड ऑन द लैटर फॉर रॉ मटेरियल, सेल दे प्रोडक्ट्स सच एज। अब देखो दोनों निर्भर हैं, इंडस्ट्री को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए और वहीं पे एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए। एग्रीकल्चर भी जो इंसान कर रहा है, जो खेती भी कर रहा है, उसको भी इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, ये सारी चीजें इंडस्ट्री से चाहिए और इंडस्ट्री को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, ठीक है। सिंपल सी बात समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शंस हैं और इनमें से जहां पर भी और लिखा हो, ए या बी लिखा होगा और लिखा होगा बीच में, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। तो या तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या इसके नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो, सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद इलस्ट्रेशंस। सिंपल सी बात है यार, सिल्क रूट प्री मॉडर्न ट्रेड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे ओवर लैंड ओवर सी रूट थे, एशिया को यूरोप नॉर्थ अफ्रीका से लिंक करता था, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब इसमें बताएंगे होता क्या था। चाइनीज पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ये सारा सामान इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया से जाता था यूरोप तक और रिटर्न में आपको प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर मिलते थे, ठीक है। वो सारे प्रेशियस मेटल यूरोप से एशिया वापस आते थे। ट्रेड कल्चरल एक्सचेंज होता था बुद्धिज्म और उसी के साथ हमारे क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम प्रीचर्स, इस्लामिक धर्म, ये सारे धर्म भी इस रूट के थ्रू, जो सारे मिशनरीज थे, प्रीचर्स थे, वो भी गए थे, उन्होंने भी फैलाया था। तो ये कुछ कुछ चीजें आप सिल्क रूट के बारे में इसमें लिख दोगे, 2 पॉइंट्स आर इनफ, दैट्स इट। या फिर अगर आपको वो नहीं अटेम्प्ट करना है तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, न्यू क्रॉप्स कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट सर्वाइवल एंड वेल बीइंग। सर्वाइवल की जहां बात आ गई और क्रॉप की जहां बात आ गई तो सबको पता है कि यहां पर हमको अपने हम्बल पटेटो की कहानी लिख देनी है।
हम्बल पोटैटो, यूरोपियन पुअर, यूरोप के जो गरीब लोग थे वो ज्यादा बेहतर खाने लगते हैं, जीने लगते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो। जैसे हम्बल पोटैटो का इंट्रोडक्शन होता है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा आलू उग रहा था अमेरिका में, फिर वो आलू यूरोप तक पहुंच जाता है, वहां पर उसकी खेती होने लगती है, लोग उस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, इतने ज्यादा निर्भर हो जाते हैं आयरलैंड के पूरे पेजेंट्स कि जब एक डिसीज की वजह से पोटैटो क्रॉप खराब हो जाता है मिड 1840s में, बहुत से लोग दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, भूखमारी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से लोग मर जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि ये जो नए क्रॉप्स थे इनसे सर्वाइवल पर भी कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता था। मतलब कुछ लोगों को इससे जीवन मिला, मतलब कुछ लोग इससे बेहतर न्यूट्रिशन लेने लगे, बेहतर इसको अफोर्ड करते थे, जी पाते थे, पर वहीं पर कुछ लोग मर भी गए जब इसकी कमी हो गई। तो ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि अगर आपको जो भी मतलब अच्छा लगे, जिसका आंसर ज्यादा अच्छे से आपको पता है, उस आंसर को आप लिख डालो, 2 पॉइंट्स इनफ। अब यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं है बट उसको भी आप लिख दो, ठीक है, क्वेश्चन में से चुरा के इंट्रोडक्टरी लाइन लिखो, 2 पॉइंट्स लिखो, परफेक्ट, कोई आपका आंसर काट नहीं सकता है, उसके बाद में फुल मार्क्स देने ही पड़ेंगे। ओके, चलिए 23rd क्वेश्चन पर आते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन के तीसरे क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन है कि इंडिया विद अ वास्ट पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी represents a classic example of power sharing that exemplifies the very spirit of democracy. Justify the statement. इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी है, क्लासिक एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को दर्शाता है। तो यार यहाँ पे सिंपली वही लिखना है हमको कि पावर शेयरिंग वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स, ये क्या है, मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी की बात हो गई है ना, हर चीज की बात हो गई, पावर शेयरिंग की बात हो गई, तो सभी को पता है कि ये मॉरल रीजन की बात की जा रही है। इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, दोज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, इसलिए सभी के साथ पावर शेयर करी जाती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही है जहां पे सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन के थ्रू सिस्टम में एक स्टेक मिलता है, एक हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लिखेंगे और ये है मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी जो कि इस आंसर में हमें दिख रही है वो ये है कि इसको पॉइंट्स में नहीं लिखा गया, आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख दिया गया है बट इसको आप पॉइंट्स में लिखोगे जब एग्जाम में लिखोगे। चलो 24th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, फटाफट से देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, local government is an effective way to uphold the democratic principle of decentralization. Justify this statement with valid points. लोकल गवर्नमेंट एक बहुत प्रभावी तरीका है जिससे कि आप डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल्स को डिसेंट्रलाइजेशन का जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसको अपहोल्ड करके रख सकते हो, मतलब कि उसको थोड़ा बचा के रख सकते हो, ठीक है, बरकरार रख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है तो हम उसी पे ही इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि व्हेन पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंटर स्टेट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। बेसिक आइडिया यही है कि इससे बहुत से प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं जो कि बेस्ट सेटल आप लोकल लेवल पे ही करते हो। कैसे इसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करा है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पीपल हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स, लोगों के पास बेटर नॉलेज होती है अपनी दिक्कतों की लोकल लेवल पर, बेटर आइडियाज होते हैं कि कहाँ पैसा खर्चना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है ज्यादा इफेक्टिवली लोकल लेवल पर। लोकल लेवल पर ये भी पॉसिबल है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, इससे डेमोक्रेसी की जो बुनियाद होती है, जो नींव होती है, वो और ज्यादा मजबूत होती है, वो और ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है ये भी हो जाते हैं कंप्लीट। और अब आ गया है बच्चों हमारा सेक्शन सी। अब अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं तो हल्का सा यहाँ पे लेवल और बढ़ जाता है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर ईच, ठीक है, 5 क्वेश्चन 3 मार्कर ईच, मतलब कि ये सेक्शन आपका 15 नंबर का सेक्शन होता है जिसमें आपको बढ़िया तरीके से मार्क्स को स्कोर करना है। यहां पर जब 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो वही इंट्रोडक्टरी लाइन, पॉइंट्स कितने लिखोगे, मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट्स, इससे ज्यादा आप पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। 4 पॉइंट्स इज द मैक्सिमम, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब फटाफट से सेक्शन सी पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। ओके, फटाफट से यार यहाँ पर आ जाते हैं और सेक्शन सी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे बाय द 17th century urban culture boomed in China, uses of print diversified, explain the statement by giving suitable examples. सिंपली पॉइंटर्स में चीजें लिखी हुई हैं, फटाफट से इनको देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम में भी आपके गिवन है, ठीक है, तो पूरा आंसर गिवन है। देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, प्रिंट अभी तक जो है was no longer confined just by scholar officials, merchants used print in their everyday life, collected trade information, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी। अब जो लोग हैं वो भी आराम का जब टाइम होता है तो उसमें भी पढ़ने लगे चीजों को। न्यू रीडरशिप ये जो आ रही थी, प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड लिटरेरी मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेस। तो अलग अलग टाइप की
जो जॉनराज हैं उनकी डिमांड यहाँ पर होने लग जाती है। रिच विमेन बिगैन टू रीड, मेनी विमेन बिगैन पब्लिशिंग देयर पोइट्री प्लेस। तो बहुत सी जो अमीर औरतें थी वो भी पढ़ने लिखने लग जाती हैं, वो जो है अपनी पोइट्री प्लेस को पब्लिश करने लग जाती हैं, लिखने भी लग जाती हैं, पढ़ने भी लग जाती हैं। स्कॉलर ऑफिशियल्स की जो बीवियां थी, दे पब्लिश देयर वर्क्स, कोटेशंस रोड अबाउट देयर लाइव्स। तो ये सारी चीजें इस टाइम तक होने लग जाती हैं। उसके बाद बच्चों 26th क्वेश्चन में फिर दो ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर लो या इसके नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट कर लो। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो मिस्टर वाई फ्रॉम अ सिटी इन इंडिया विजिट्स अ रूरल एरिया एंड फाइंड्स 5 people वर्किंग इन अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फार्म. More than 2 people not required to work in the farm and removing the other 3 will not affect the production. How can one solve this problem of underemployment in rural areas? तो यहाँ पे मिस्टर वाई एक शहर से आते हैं और एक रूरल एरिया में जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि एक छोटे से खेत पे 5 लोग काम कर रहे हैं। दो से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, 3 लोग एक्स्ट्रा हैं जो काम करे जा रहे हैं। तो ये एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ठीक है, मोर मेन वर्किंग देन रिक्वायर्ड कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस केस में other 3 not required should take up different jobs that would increase the total family income. जो तो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं उनको अगर आप हटा भी दोगे तो उससे फैमिली इनकम कैसे, मतलब उतनी रहेगी, और अगर वो 3 लोग कहीं और काम करने लग जाते हैं तो फैमिली इनकम बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया कि आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं उनको कहीं और नौकरी प्रोवाइड करो जिससे कि फैमिली इनकम बढ़ सके। गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है, गवर्नमेंट यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा खर्च सकती है, स्टोरेज पे पैसा खर्च सकती है, बेटर रूरल रोड्स बना सकती है जिससे कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट शहर तक पहुंच सके, बेच सके वहां पर इनको। इंडस्ट्रीज जैसे कि छोटी मोटी सी दाल मिल को खोलना, कोल्ड स्टोरेज खोलना, तो इससे फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सके, जैसे पोटैटोज, अनियंस, और उन्हें तब बेच सके जब प्राइस अच्छा मिले। तो ये सारी चीजें करी जा सकती हैं, मतलब ठीक है। हनी कलेक्शन सेंटर्स खोले जा सकते हैं, फार्मर्स जहां पर आकर वाइल्ड हनी को बेच सकते हैं। छोटी इंडस्ट्रीज वेजिटेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, स्वीट टमेटो, फ्रूट्स, इनको प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्रीज को खोला जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भी जनरेट करी जा सकती है। गवर्नमेंट जो है लोन्स अगर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी तो लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं दिल स्टार्ट समथिंग न्यू, तो इससे भी मतलब अपना भी कुछ छोटा सा काम धंधा किसी को चालू करना है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, स्कूल्स खोलना, अस्पताल खोलना, हर चीज में मतलब सरकार यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कर सकती है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और जो लोग एक ही जगह पे काम करते जा रहे हैं वहां से निकलकर कहीं और काम भी कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th का ही बी पार्ट जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ आंसर नहीं लिखा है, देख लेते हैं क्यों नहीं लिखा, मैं बताऊंगी। Sunil Raman did their graduation from the same college. Sunil got employed in an unorganized sector and was not satisfied, whereas Raman got employed in an organized sector and was very happy and satisfied. Identify 3 reasons for Sunil's dissatisfaction as compared to Raman. बच्चों बेसिकली यहाँ पर बहुत सिंपल शब्दों में आपसे ना पूछ लिया गया है सुनील और रमन के एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बारे में। सुनील जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो उसमें काम कर रहे हैं और वो डिससैटिस्फाइड है, नाखुश हैं, और रमन जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। सिंपली आपको यहाँ पर ना 2-3 डिफरेंसेस अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में बता देना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के तहत आता है, यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड होते हैं, रेगुलर होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, पेड लीव्स होती हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वहीं पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं, आउटसाइड ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ पे कोई पेड लीव, कोई मेडिकल बेनिफिट्स नहीं, विम्स ऑफ एम्प्लॉयर में चलता है, ये कभी भी एम्प्लॉय को निकाला जा सकता है। तो ऑल दोज थिंग्स यू विल राइट, दैट विल बी द डिफरेंस, दैट इज द क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। 27th क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। 27th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिफाइन एग्रीकल्चरल टर्म यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वी ऑल नो द टर्म इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बोला जाता है जब आप फल की और सब्जी की खेती करते हो। फीचर्स बताओ उसके। कुछ फीचर्स हैं कि इंडिया मेजर प्रोड्यूसर्स है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में, ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट्स उगते हैं, 13% वर्ल्ड के वेजिटेबल्स इंडिया में उगते हैं। बाकी भी आप यहाँ पे और भी पॉइंटर्स लिख सकते हो, जैसे कि जो मैंगोज है वो कहाँ के, जैसे महाराष्ट्र वगैरह के फेमस हैं, लीचीज कहाँ की फेमस हैं, ठीक है, जो ऑरेंजेस है वो कहाँ के फेमस है। तो यू कैन ऑल्सो राइट दोज थिंग्स इज वेल, वो एक अच्छा एड ऑन हो जाएगा आपके आंसर में। बट वही है 3 से 4 पॉइंटर्स ही लिखने हैं। नेक्स्ट है विमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड देयर स्टेटस इन सोसाइटी ओवर द इयर्स। गिव एनी 3 एग्जांपल्स टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। एम्पावरमेंट कैसे हो गई है ओवर द इयर्स? तो देखो यार, विमेन रिजर्वेशन बिल जो हाल फिलहाल में अभी 2023 में पास हुआ था उसकी बात यहाँ करी गई है। लिटरेसी रेट भी महिलाओं का बड़ा है, इक्वल राइट्स है महिलाओं के पास, और फादर्स प्रॉपर्टी में भी इक्वल राइट है।
तो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी आई थी जिसके अकॉर्डिंग जो फादर की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल इक्वली डिवाइड होगी बेटियों में बेटों में, ठीक है, आफ्टर द फादर्स डेथ। तो इक्वल राइट्स है फादर की प्रॉपर्टी को लेकर। Women could be seen in all the fields of development, science, economy, education, media, corporate, हर फील्ड में महिलाएं दिखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 29th क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। So over the 40 years between 1973-74 and 2013-14, while the production in all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. Why do you think tertiary sector has become so popular? Give your answer, support your answer giving 3 reasons. या 3 ही reasons पूछे हैं, और जब अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नंबर लिख दिया जाए कि 3 reasons, तो डोंट डिविएट फ्रॉम इट। कभी भी ये मत सोचना कि अगर हम 3 की जगह 5 लिख कर आए तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर बच्चों बेसिकली आपसे राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, ठीक है। और इसमें आप कोई भी पॉइंटर्स लिख सकते हो, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं राइजिंग इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा था कि बेसिक सर्विसेज का प्रोविजन होता है, ठीक है। बेसिक सर्विसेज के बाद जो इंटरडिपेंडेंस है, तो यहां पर एनी 3 मतलब या तो एक पॉइंट है बेसिक सर्विसेज हर जगह चाहिए होती हैं, दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स डेवलप होते हैं तो वहां पर भी टर्शरी सेक्टर भी अपने आप उनके साथ साथ डेवलप हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ही सेक्टर्स को टर्शरी सेक्टर की जरूरत होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। थर्ड चीज यहां पर आप लिख सकते हो कि जब इनकम लेवल्स बढ़ते हैं तो पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विसेज, तो राइज इन इनकम लेवल्स कुड बी द थर्ड पॉइंट। ज्यादा खर्चा लोग करने लगते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, ईटिंग आउट, शॉपिंग, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है, वो सब चीजें बढ़ जाती हैं। और लास्टली यहाँ पर आप अगर एक और पॉइंटर, मतलब वैसे तो 3 ही लिखने को बोला तो 3 ही लिख लेना कोई भी, और एक और पॉइंटर जो हमने पढ़ रखा है वो था कमिंग ऑफ न्यू सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, सो दीज आर द पॉइंटर्स इन दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब आ जाता है हमारा सेक्शन डी। और बच्चों सेक्शन डी जो है मतलब हवाएं उड़ जाती हैं यहाँ पे लोगों की, क्योंकि यहाँ पर आपके आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। कितने आते हैं यहाँ पर? हमारे आते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन। एक्चुअली होते 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस 5 मार्कर ईच, विच इज टोटल ऑफ 20 मार्क्स। जो पूरे 20 मार्क्स वो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करके मिले हैं ना, वो सिर्फ इस सेक्शन के अटेम्प्ट करने पे भी मिल सकते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करके। तो 30, 31, 32, 33 ये जो 4 क्वेश्चंस है 33 तक, ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर अच्छी बात एक ये है कि इन सब में ही एक चॉइस है आपके पास, तो ए बी होता रहेगा, हर क्वेश्चन में एक चॉइस है आपके पास। तो या तो पहला वाला अटेम्प्ट कर लो या दूसरा वाला अटेम्प्ट कर लो। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स? बच्चों आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कॉन्टोर प्लाविंग, टेरेस कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग जिसको बोलते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट्स। ये 4 चीजें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। आप ये 4 चीजें तो लिखेंगे ही रीजन, लेकिन अगर आपको एक 5th रीजन भी लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे कि कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल ऑन इरिगेशन, ठीक है। वो सारी चीजें भी आप लिख सकते हो कि एफॉरेस्टेशन करना और माइनिंग पे कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑन माइनिंग, ठीक है। तो ऑल दोस पॉइंटर्स यू कैन कंपाइल देम एंड राइट इट एज अ 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में आप वो सारी चीजें भी लिख सकते हो कि ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करो, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स पे कंट्रोल करो, माइनिंग पे कंट्रोल करो, डिफॉरेस्टेशन मत करो, एफॉरेस्टेशन करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप 5th पॉइंटर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, इसका बी पार्ट है मोहन के ऊपर क्या बोल रहे हैं मोहन के बारे में। मोहन रिसेंटली बॉट अ फार्म एंड वांट्स टू ग्रो क्रॉप्स सच एज शुगर केन, कॉटन एंड ज्वार। तो उन्होंने एक फार्म खरीदा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमीर हैं।
क्रॉप्स उगाना चाहते हैं शुगर केन, कॉटन एंड ज्वार। वो अनफेमिलियर है विद द लोकल सॉइल टाइप एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, हेल्प हिम आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट सॉइल टाइप एंड इट्स प्रॉपर्टीज फॉर सक्सेसफुल फार्मिंग। कौन से सॉइल पर उगाएंगे? सभी को पता है यार ये कि जो तीनों क्रॉप्स हैं ये आइडली कौन से सॉइल पे बढ़िया उगते हैं? हमारे ब्लैक कॉटन सॉइल पर या ब्लैक सॉइल पर, जिसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। ये सॉइल डेक्कन ट्रैप बसाल्ट रीजन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश के प्लेट्यूज को छत्तीसगढ़ को कवर करता हुआ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है गोदावरी कृष्णा वैलीज की तरफ। एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से ये सॉइल बना है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। तो यहाँ पे बच्चों सिंपली आपको सॉइल टाइप मेंशन करके कुछ भी नहीं, बस उस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। 5 कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो याद हैं उस सॉइल के बारे में लिख दो, और हर सॉइल की ना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, क्योंकि 5 नंबर से ज्यादा तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी सॉइल, जस्ट लर्न दोस थिंग्स। क्योंकि पता होगा क्या, ये ना क्या करेंगे, डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। कोई भी जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि अरे ब्लैक सॉइल की 5 चीजें बताओ। या तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे और फिर बोलेंगे इसको पहले तो आइडेंटिफाई करो और फिर इस सॉइल के बारे में लिखो, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। कभी कभी बोल देंगे मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल कौन सा है, आइडेंटिफाई करो, फीचर्स लिखो, तो तब हमें पता होना चाहिए कि एलुवियल सॉइल की बात हो रही है, फिर उसके फीचर्स हम लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, डायरेक्टली नहीं कोई पूछता है। चलिए 31st क्वेश्चन पर आ जाते हैं। व्हाट इज द 31st क्वेश्चन? रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट सॉट टू डेवलप पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ओके बच्चों, सिंपली यहाँ रोमांटिसिज्म के बारे में पूछा गया है। रोमांटिक आर्टिस्ट, पोएट्स ग्लोरिफिकेशन जो होता था रीजन साइंस का, उसको क्रिटिसाइज करते थे, बल्कि इमोशंस, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स पे फोकस करते थे। उनका एम यही था कि एक कलेक्टिव हेरिटेज बनाएंगे, कॉमन कल्चरल पास्ट, और इसी से ही नेशनलिस्ट फीलिंग को लेकर आएंगे लोगों के अंदर। जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर को जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ये क्लेम करते थे कि ट्रू जर्मन कल्चर दास वोक, यानी कि जो लोग हैं उनके बीच में लेकर आना है, फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस के थ्रू, ठीक है, और कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग दिस फोक कल्चर एसेंशियल फॉर द नेशन बिल्डिंग। तो ये सारा रोमांटिसिज्म के ऊपर आपको लिखना है। उसके बाद वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस पे फोकस होता था, लोकल फोकलोर को कलेक्ट करा जाता था, मोस्टली जो इलिटरेट लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए नेशनलिस्ट मैसेज को। इवन दो पोलैंड जो कि इंडिपेंडेंट टेरिटरी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कैरोल कुरपिंस्की की आपको बात करनी है। इन्होंने नेशनलिस्ट स्ट्रगल को सेलिब्रेट करा था अपने ओपेराज म्यूजिक के थ्रू, फोक डांसेस को नेशनलिस्ट सिंबल में कन्वर्ट कर दिया था। साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैंग्वेज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट प्ले करा है नेशनलिस्ट फीलिंग्स लाने के लिए। रशियन लोगों ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई करा था, उनकी भाषा हटा दी थी, सबको फोर्स करा था कि रशियन भाषा में बात करो, तो वहां पर एक तरीके से हम देखते हैं रेजिस्ट करने के लिए लोगों ने अपनी पॉलिश भाषा का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी लिख देना है अगर इस पे क्वेश्चन आता है लंबा सा। ओके, इसी का ही दूसरा पार्ट है ट्रीटी ऑफ वियना डिपिक्टेड द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट विद द की फीचर्स ऑफ द ट्रीटी। सिंपली इस ट्रीटी के बारे में पूछा गया है, इसके की फीचर्स बताने को बोला गया है। तो बच्चों देखो, नेपोलियनिक वॉर्स के थ्रू जो भी चेंजेस यूरोप में आए थे उनको अंडू करना था, वापस जो है यूरोप को पहले वैसा बनाना था जो नेपोलियन वॉर से पहले जैसे यूरोप था, ठीक है। और मोनार्कीज जो कि ओवरथ्रो करी थी नेपोलियन ने, उनको वापस लेकर आना था, एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लेकर आना था यूरोप में। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट सोसाइटी के जैसे मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, ये सबको प्रिजर्व करना है। बर्बन डायनेस्टी जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू हटा दिया गया तो उसको फिर से पावर मिला है। फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के तहत गेन करी थी वो हटा दी गई फ्रांस से। बहुत से स्टेट्स फ्रांस की बाउंड्रीज पे सेटअप करे गए उसके फ्यूचर एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। और प्रूशिया को टेरिटरीज दे दी वेस्टर्न फ्रंटियर में, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया नॉर्दर्न इटली का। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, प्रूशिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सनी। बेसिक एम, बेसिक इंटेंशन इस ट्रीटी की यही थी कि एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर एस्टैब्लिश करना है और जो भी चेंजेस नेपोलियनिक वॉर्स के थ्रू आए हैं उनको अंडू करना है। सिंपल सी बात है। उसके बाद आते हैं 32nd क्वेश्चन पर। 32nd क्वेश्चन अगेन चॉइस में आया है। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज एक नेसेसरी कंडीशन है, एनालाइज विद रेलेवेंट पॉइंट्स। ऑब्वियसली अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा, हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, प्रोमिसेस नहीं करे जाएंगे, ठीक है, और अनसर्टेन रहेगी गवर्नमेंट। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल, देश चलाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। हर रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जवाबदेही रहेगा। कोई एजेंसी नहीं होगी सभी को गैदर करने के लिए, व्यूज प्रेजेंट करने के लिए, गवर्नमेंट ही नहीं होगी कोई, ना कोई वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स को ला पाएगा साथ में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा। नो मैकेनिज्म टू सपोर्ट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम।
तो पॉलिटिकल पार्टीज का होना इस वजह से काफी नेसेसरी कंडीशन है। ये आपको वैसे ही बताना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा। इफ पॉलिटिकल पार्टीज वोंट एग्जिस्ट देन व्हाट विल हैपन, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, कोई पॉलिसी नहीं बन पाएगी, कोई देश को नहीं चला पाएगा, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट इसका पार्ट है पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं, तो ये आपको ना ढंग से एक्सप्लेन करके लिखना है। यहाँ पर सिर्फ पॉइंटर्स लिख रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों हम क्या देखते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि नहीं आजकल के टाइम पे। तो जहाँ पे मेंबरशिप रजिस्टर्स को मेंटेन करके नहीं रखा जाता है, और उसी के साथ हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं होती, इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते हैं। उसी के साथ डायनेस्टिक सक्सेशन, नेपोटिज्म वाला जो चैलेंज है, जहाँ पर क्या होता है जो टॉप पार्टी लीडर्स है उन्हीं के रिश्तेदार या उन्हीं के दोस्त सब जो है पावरफुल पोजीशंस में आ जाते हैं, बाकी के लोगों को चांस ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। और उसी के साथ थर्ड पॉइंटर है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, स्पेशली इलेक्शंस के दौरान देखा जाता है। इलेक्शन जीतने के लिए लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं, क्रिमिनल कलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। साथ ही में एक मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज ऑफर नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं सारी पार्टीज आजकल सेम सी आइडियोलॉजी लेकर चलती हैं और लोग फिर उनके बीच में कैसे ही चूज करें लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। नॉट मच डिफरेंस बिटवीन लीडर्स इज वेल, लीडर्स भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे डिफेक्शन की बात करी जा रही है, वो जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके 30 सेकंड के बाद लास्ट जो इस सेक्शन का क्वेश्चन है 33rd, इस पे आ जाते हैं। मिस एक्स, तुम्हारा एक्स नहीं, मिस एक्स की बात हो रही है। तो मिस एक्स वांट्स टू स्टार्ट अ सेवरी फूड स्टोर इन हर विलेज। शी वांट्स टू सप्लीमेंट हर इनकम टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हर फैमिली। हाउ डू यू थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन हेल्प सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। यार सिंपली इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर दी, उनको अपनी इनकम सप्लीमेंट करनी है, मतलब और एक जरिया चाहिए इनकम के लिए। तो यहाँ पर वो एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन ले सकती हैं, ठीक है। ना तो कोलैटरल उनको देना पड़ेगा, तो इजीली लोन ले सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल वुमेन के लिए ही बने होते हैं, जैसे कि मिस एक्स के लिए, और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ही बनाया जाता है। दिस विल हेल्प हर टू स्टार्ट एक्सपैंड हर बिजनेस, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एम्पावरमेंट भी होगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में एक तरीके से जब सब लोग आके मीटिंग करते हैं तो वहाँ पर वो अपने घर बार की जो चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करा जाता है और सभी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कम्युनिटी के बन जाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिखना है थोड़ा बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट इसी का ऑप्शन है, अगर ये नहीं अटेम्प्ट करना तो ये कर लो, बी पार्ट, which is money by providing crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants। तो बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एक बहुत एसेंशियल फीचर है बार्टर सिस्टम का, जहां पर व्हेन यू एग्री टू बाय एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटीज, ठीक है। बट जब मनी आता है तो मनी एक इंटरमीडिएट बन जाता है, जिससे कि आप कोई भी कमोडिटी इजीली परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो विदाउट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब वहां पे ये जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी खरीदना बेचना, नहीं, ये सब नहीं देखना, सिंपली पैसा दो काम हो जाएगा। तो मनी एक इंटरमीडिएट स्टेप लेकर आता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जो जरूरत है उसी को ही एलिमिनेट कर देता है। लोग मनी की मदद से कुछ भी परचेज कर सकते हैं जो उनको चाहिए। मनी में करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स आते हैं, ना तो ये चीज़ें कोई प्रेशियस मेटल से बनी है, ना ही ये ग्रेन एंड कैटल हैं जो कि एवरीडे यूज आइटम्स है, बट स्टिल हम लोग देखते हैं कि इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इस करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑथराइज करा जाता है और आरबीआई जो है इशू करती है करेंसी नोट सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। कोई भी पैसे को, मतलब रुपी को इंडिया में वो नहीं कर सकता, मतलब मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता पेमेंट मेड इन रुपीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे 33rd भी हो गया है। अब जरा आ जाते हैं बच्चों सेक्शन ई पर, जो कि हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल हम एंड पे जा रहे हैं अब, और बहुत ही थोड़े से टाइम में हम लोग इसको कंप्लीट भी करने वाले हैं। फटाफट से देखिए, यहां पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पढ़िए इसको। केस बेस्ड क्वेश्चन में सिंपली जैसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप आता है ना इंग्लिश में, वैसा होता है, पढ़ना है, आंसर देना है। Emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council, despite the united opposition of the Indian members, gave the government enormous powers to repress political activities, allowed detention of political prisoners without a trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a हड़ताल on 6th April। तो बेसिकली रॉलेट एक्ट की बात करी गई और गांधी जी ने उसके खिलाफ जो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा था उसकी बात करी गई। ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया था? क्योंकि बच्चों हम लोग देखते थे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो उग रहे थे इंडिया में,
उसको सप्रेस करना था। रॉलेट एक्ट के बदौलत हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट को बहुत सी ऐसी पावर्स मिल गई थी जिससे कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years। तो यहाँ पर दे कैन डिटेन अरेस्ट इंडिविजुअल्स विदाउट अ ट्रायल। तो इट वॉज ईजी टू सप्रेस पॉलिटिकल ऑपोजिशन एंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली यही सब लिखना है। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का क्या इफेक्ट पड़ा इंडियंस पे? तो हम लोग देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल करने की जो फ्रीडम थी वो सारी चीजें दब गई, कर्ब हो गई, वो सारी नहीं मिल रही थी इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स को होल्ड करना, पॉलिटिकल ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना, मटेरियल्स को पब्लिश करना, क्रिटिसाइज करना ब्रिटिश रूल को, ये सारी चीजें खत्म सी हो गई थी। सबकी आजादी नहीं थी क्योंकि नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। दिस वाज द इफेक्ट। हाउ डिड महात्मा गांधी रिस्पॉन्ड टू द रॉलेट एक्ट? तो उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ एक सत्याग्रह स्टार्ट करा। ठीक है, हड़ताल से चालू करे थे 6 अप्रैल को। और ऐसा क्यों रिएक्शन उन्होंने दिया? तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ऑब्वियसली Mahatma Gandhi wanted a non-violent civil disobedience against such unjust laws. He would start with the Hartal on 6th April. He decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act in 1919. सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। क्यों करा? क्यों रीजन था? इसके पीछे क्या रीजन था? बिकॉज ऑब्वियसली इट टुक अवे द फ्रीडम ऑफ इंडियंस का फ्रीडम उनसे छीना जा रहा था। वो कुछ भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और सप्रेस करने की उनको कोशिश करी जा रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ गए। बहुत ही सिंपल है यार ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी छोटा सा पैराग्राफ है। Given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. We instantaneously visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas, earthen pots used for collecting, storing water, traveling long distances to get water. True, the availability of water resources varies over space and time, mainly due to the variations in seasonal and annual precipitation. But water scarcity in most cases is caused by overexploitation, excessive use, and unequal access of water among different social groups. चैप्टर से एज इट इज पैराग्राफ को उठा लिया गया है और अभी क्वेश्चन अजीब से पूछे जाएंगे। देखो, वन रीजन जिसकी वजह से वाटर स्कैसिटी फ्यूचर में हो सकती है, तो ऑब्वियसली बच्चों वाटर स्कैसिटी किस वजह से कॉज होती है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस। इन सभी रीजंस की वजह से फ्यूचर में भी हो सकती है। व्हाई अ रेजिडेंट ऑफ राजस्थान वुड चूज टू इंस्टॉल अ सबमर्सिबल वाटर पंप? क्यों राजस्थान का रेजिडेंट वाटर पंप लेकर आएगा? बिकॉज पीपल ऑफ राजस्थान विल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर कलेक्टिंग वाटर। तो दूर दूर उनको जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, तो इससे बेटर है कि एक वाटर पंप भी इंस्टॉल कर लो, उससे उनका जो एक्सेस है पानी का उनको वो मिल सकेगा। नेक्स्ट है, व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन क्रूशियल? वाटर कंजर्वेशन इज क्रूशियल बिकॉज इससे क्लीन वाटर प्रोवाइड होता है ह्यूमन बींग्स को। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेटेड एफर्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखा है। डिस्कस वन की फॉर इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। क्या कर सकते हो आप? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, डैम्स वगैरह बना सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे 36th, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इको का। अब यहाँ पर आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन आया है। Human Development Report, once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criterion. There could be a long list of such criterion, but then it would not be so useful. What we need is a small number of the most important things. Health education indicators such as the ones we used in comparison of Kerala and Punjab are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by the UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status, per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2006. बच्चों सिंपल क्वेश्चंस है। यूएनडीपी किस बेसिस पे कंपैरिजन करती है? पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल स्टेटस एंड हेल्थ स्टेटस, 3 क्राइटेरिया पे। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रीफली। तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करना इज नेसेसरी बट एन इनएडिक्वेट थिंग। इस वजह से हमें जो है लोगों के बाकी जो इंडिकेटर्स है जिससे कि उनके वेलबींग के बारे में पता चलता है, विच आर द नॉन मटीरियल थिंग्स लाइक उनका हेल्थ कैसा है, उनके एजुकेशनल लेवल्स कैसे हैं, तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, फिर हम कंपेयर उनको कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ थर्ड चीज यहाँ पर है मेंशन अदर एस्पेक्ट्स जिनको कंसिडर करना चाहिए इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरे एस्पेक्ट्स क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पब्लिक फैसिलिटीज का एक्सेस आपके पास होना, वाटर, सैनिटेशन, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब भी कुछ फैक्टर्स हैं। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, सेक्शन एफ पे। बच्चों अब जो मैप वर्क आता है सेक्शन एफ के अंदर, यहाँ पर देखो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जो इसका ए पार्ट है वहां 2 क्वेश्चंस आएंगे जो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे।
तो जो हिस्ट्री पे क्वेश्चन आएंगे ना, हिस्ट्री मैप का जो क्वेश्चन आएगा, ये सिर्फ आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जो बहुत ही सिंपल मैप वर्क होता है। इसमें पक्के 2 नंबर आ जाएंगे, अगर वो 6-7 जगह है तुम लर्न कर लोगे। सिंपली मार्क हो रखिए, जगह बतानी है, प्लेस वेयर पेजेंट सत्याग्रह टुक प्लेस, ये बताया जा रहा है। कहाँ हुआ था पेजेंट सत्याग्रह? सभी को पता है कि ये पेजेंट सत्याग्रह हुआ था खेड़ा में। खेड़ा जो कि कहाँ है? गुजरात। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपली खेड़ा गुजरात मार्क कर दोगे। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड एट दिस प्लेस इन सितंबर 1920। कौन सी जगह है ये? सभी को दिख रहा है कि ये है हमारा कैलकाटा। ठीक है, तो उस टाइम पे जगह कौन सी थी? कैलकाटा, तो कोलकाता बोलते हैं, कैलकाटा। तो सिंपली आइडेंटिफाई करना है, बस खत्म। और जो ज्योग्राफी का मैप वर्क आएगा वहां पर असली कहानी चालू होती है, क्योंकि वहां पर आपको जगह को मार्क भी करना होता है और मतलब आइडेंटिफाई भी करना है, मार्क भी करना है, सब करना है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 आपको बतानी है, मतलब 3 चीजों को मार्क करना है। 3 नंबर का ही आता है ये ज्योग्राफी वाला। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र, पुणे में लिख दो। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर पुणे में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पुणे मार्क करोगे यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। कोल माइन इन झारखंड, बोकारो मार्क कर सकते हो यहाँ पर, झारखंड में। टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे लंबा डैम, दैट इज तेहरी डैम। तेहरी डैम को मार्क करेंगे, टॉलेस्ट डैम। और लास्टली यहाँ पे सी पोर्ट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सी पोर्ट बच्चों, वेस्ट बंगाल में सी पोर्ट कौन सा है? हमारा हल्दिया। हल्दिया को हम लोग मार्क करेंगे। तो कोई भी जो 3 जगहें आती हैं उसको मार्क कर दो, खत्म हो जाएगा ये भी मैप वर्क। और इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर सोल्यूशन भी हो जाता है समाप्त। आई होप कि आप बच्चों को पूरे के पूरे जितने क्वेश्चंस देखे आपने समझ में आए होंगे, अटेम्प्ट आपने साथ साथ करे, और मैंने जो बीच बीच में आपसे सवाल पूछे उनके आंसर्स आपने कमेंट्स में जरूर दिए होंगे। तो इस सेशन को जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।